दोस्तों, कहते हैं दुश्मनी कभी पूरी नहीं होती। व्यक्ति चाहे कितना भी बुजुर्ग क्यों ना हो जाए, अपने दुश्मनों को आखिरी सांस तक याद रखता है। लेकिन क्या हो अगर कोई अपने इसी दुश्मन के वजूद को मिटाने के लिए एक दो नहीं पूरे 19 जन्म ले चुका हो। जी हाँ, सुनने में ये आपको थोड़ा अटपटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन आज की हमारी ये वीडियो एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी बयां करने वाली है, जिसमें एक मासूम लड़की अपने कातिल को सबक सिखाने के लिए पिछले 1000 सालों से भटक रही है और अंत में उसके हाथ कुछ ऐसा लगता है जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप भी मेरी तरह कोरियन ड्रामा के शौकीन हैं और मेरी इस जादुई आवाज में इन्हें सुनना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच शेयर करना बिल्कुल न भूलें। कहानी की शुरुआत जेओम नाम की लड़की से होती है, जिसने पिछले कई दशकों से अनगिनत जन्म ले लिए हैं और सबसे खास बात तो ये थी कि उसे अपने हर जन्म की बातें याद रहती है। इन्हीं वजहों से वो काफी होनहार भी थी और अपने इस जन्म में भी वो कुछ ऐसा ही कमाल करने में सफल रही। उसे डांस करने से लेकर सैकड़ों भाषाएं भी आती है और इसके साथ ही वो इतिहास के 1000 साल पुराने तत्वों को भी चुटकियों में सुना दिया करती थी। अपनी इन्हीं काबिलियत की वजह से वो बेहद कम उम्र में ही पॉपुलर हो गई थी और दुनिया उसे ओमनीपोटेंट यानी सर्वशक्तिमान लड़की कहती थी। वो कई शो में हिस्सा लेती और टीवी इंटरव्यू भी अटेंड करती थी, जिसके कारण अच्छे खासे पैसे कमा भी लेती। मगर वो सभी पैसे उसका जुआड़ी पिता हाक्सो छीन लेता और बचे कुचे कुछ पैसे जो वो छुपा पाती थी उसका भाई डोंगो लेकर रफू चक्कर हो जाता। जियोम के पास कुछ भी नहीं बचता और वो शांति से जमीन पर बैठकर अपनी मेहनत की कमाई को यूं जाया होता हुआ देखती रहती। असल में उसने ये रकम एक खास इंसान से मिलने के लिए जुटाई थी। ये वही इंसान था जिससे पिछले जन्म में मरने से पहले उसने दोबारा मिलने का वादा किया था। अब भी 1 रुपया न बचने की वजह से उसके पास पैसों का जुगाड़ करने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो थी एक्योंग, जो कि 17वें जन्म में उसकी भतीजी थी। वो एक्योंग की छोटे से रेस्टोरेंट में जाती है और उसे पर्चा थमाकर कहती है कि तुम्हारे अंकल ने मुझे कुछ पैसे देने के लिए कहा है। एक्योंग खत को खोलती है तो वाकई में वो हैंडराइटिंग उसके अंकल की थी, लेकिन उन्हें मरे तो कई साल गुजर चुके हैं। आखिर वो इस लड़की को पैसे देने के लिए क्यों कह रहे हैं? एक्योंग को जियोम की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। इसके बाद आखिर में जियोम उसे सच्चाई बताते हुए कहती है कि पिछले जन्म में मैं तुम्हारा ही अंकल था। तब मैं एक डांसर था और तुम काफी छोटी थी। मेरी मौत एक बीमारी के चलते हो गई, लेकिन जाते जाते मैं तुमसे दोबारा मिलने आने का वादा किया था। क्या तुम्हें याद है? एक्योंग ये सुनकर भावुक हो जाती है और उसकी सारी बातों पर विश्वास करने लगती है। फिर भी उससे बातों ही बातों में अपने अंकल का नाम पूछा, जो कि जेओम भूल चुकी थी, क्योंकि इतने जन्म लेने के बाद आखिर वो किस किस का नाम याद रखती। ना जाने इतनी जिंदगियों में वो कितने ही लोगों से मिल चुकी थी। एक्योंग थोड़ा सा हिचकिचाती है, लेकिन जेओम उसे कहती है, तुम्हें नहीं विश्वास कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ तो ठीक है, एक बच्चे की मदद करने के वास्ते ही 1000 उधार दे दो। इस जन्म में मुझे किसी से मिलना है और ये बेहद जरूरी है। एक्योंग पूछती है कि कौन है वो इंसान। थोड़ा सा रुककर फिर वो बोली, असल में ये पिछले जन्म की बात है, जब उसने जोआन के रूप में जन्म लिया था और तभी उसकी मुलाकात स्योहा से हुई थी। उसे याद है कि स्योहा बहुत ही शरारती लड़का था, जो गलती करने के बावजूद भी कभी माफी नहीं मांगता। वो एक अमीर घर से ताल्लुक रखता था और फिर दोनों अच्छे दोस्त बन गए। उसके साथ रहकर वो भी अपने पिछले कई जन्मों का दुख दर्द भूल जाया करती थी। स्योहा की माँ उसकी आंटी की काफी अच्छी दोस्त थी, जिसकी वजह से उसका आना जाना उसके घर में लगा रहता था। एक रोज स्योहा की माँ उसे अपने बेटे का हमेशा ख्याल रखने के लिए कहती है, क्योंकि वो काफी बीमार चल रही थी और उन्हें कोई ऐसा भरोसेमंद व्यक्ति चाहिए था जो उनके बेटे की देखभाल कर सके, जिस पर जोआन हामी भर देती है। लेकिन वो अपना वादा निभा नहीं पाई, क्योंकि जब एक दिन वो दोनों कहीं जा रहे थे तभी एक भयानक एक्सीडेंट होता है, जिसमें स्योहा की जान बचाने के लिए खुद जोआन आगे आ जाती है और उसकी मौत हो जाती है। मरते मरते उसने वादा किया कि वो दोबारा जरूर आएगी। बस इसी 19वें जन्म में वो जियोम के रूप में जन्म लेती है और अब ये जानना चाहती है कि स्योहा उस दिन जिंदा बचा था या नहीं और अब वो कैसा है। एक्योंग की आंखें नम हो गई और उसने तुरंत उसे 1000 रुपए निकाल कर दे दिया और अपने काम में सफल होने का आशीर्वाद दिया। जाते जाते जियोम उसे कहती है कि मुझे पता है अकेले रहना कितना मुश्किल है, इसीलिए तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना।
मेरा इंतजार करना, मैं जरूर आऊंगी। ये कहकर वो पहले बस और कुछ घंटों टैक्सी के सफर के बाद सीधे स्योहा के घर पहुंचती है, जहां पर उसकी वही पुरानी यादें ताजा हो जाती है। आखिर कैसे इसी गेट से रोजाना निकला करती थी, कैसे उसने स्योहा के जन्मदिन पर उसे एक बॉक्स गिफ्ट किया था, मगर वो क्या जानती थी कि ये उन दोनों का आखिरी मिलन होगा। उसे डर है कि कहीं ये उसका आखिरी जन्म ना हो या अगले जन्म में वो अपनी पुरानी सारी यादें भूल न जाए। लेकिन वादे के मुताबिक उसे सब याद था, मगर जियोम इस बात से अनजान थी कि एक्सीडेंट के दौरान स्योहा के सर पर ऐसी गहरी चोट आई कि उसकी सुनने की शक्ति खत्म हो गई और जो वादा उसने किया था वो शायद उसने सुना ही नहीं। अब हम घर के अंदर एक वीरान कमरे में बंद स्योहा को देखते हैं, जिसके जहन में आज भी उस दुर्घटना का दिन सदमे के रूप में समाया हुआ है। जियोन घर के अंदर कूदती है और पहले की तरह उसी पेड़ पर चढ़ जाती है जिस पर चढ़कर वो स्योहा के कमरे में झांका करती थी। आज भी कमरे में एक लड़का पियानो बजा रहा है, लेकिन वो काफी लंबा और हैंडसम हो चुका है और गुस्सा आज भी उसके नाक पर था। जियोम स्योहा का पीछा करती है, बस ये जानने के लिए कि वो अपनी जिंदगी में खुश है कि नहीं, और इसके बाद वो वापस एक्योन के साथ रहना शुरू कर देती है। दोनों की दोस्ती ऐसी हो गई थी जैसे कि चाचा भतीजे की। कई दिन बीत जाते हैं और एक रोज जब जियोन स्योहा को देखने के लिए उसके घर के अंदर दाखिल हुई तो वो वहां नहीं था, ना जाने कहां गायब हो गया था। और इसके बाद हमें कुछ सालों बाद का दृश्य दिखाते हैं जब जियोम काफी बड़ी हो चुकी है और उतनी ही खूबसूरत भी। उसका आईक्यू लेवल इतना तेज था कि वो देश के बड़े से बड़े एग्जाम्स को क्रैक कर रही थी, जिससे बेहद कम उम्र में ही उसे कई यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाता है। हालांकि इस दौरान वो स्योहा को ढूंढना बिल्कुल भी नहीं छोड़ती और एक दिन उसे मालूम पड़ा कि वो MI कंपनी की जर्मनी ब्रांच का डायरेक्टर बन चुका है। पढ़ाई पूरी करने के बाद जियोम इसी कंपनी में नौकरी करती है। हालांकि उसे देश दुनिया की कई बड़ी बड़ी कंपनियों से ऑफर आया था, लेकिन स्योहा के करीब रहने का उसके पास यही एक मौका था, इसीलिए MI कंपनी की कोरिया ब्रांच में ही काम करने लगी। यहाँ उसे सीनियर मैनेजर की पोस्ट के साथ साथ जर्मनी के हेड ऑफिस में भेजा जा रहा था। आखिर स्योहा के करीब आने का इससे अच्छा बहाना क्या हो सकता था, लेकिन तभी उसे पता चला कि स्योहा खुद जर्मनी शिफ्ट हो गया और बतौर MI होटल के डायरेक्टर के रूप में होटल की उसी ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहता था जैसा कि कुछ सालों पहले उसकी माँ ने किया था। जी हाँ, एक समय MI होटल की जनरल मैनेजर उसकी माँ सांघा हुआ करती थी, मगर उनकी मौत के बाद ये पद उनके पिता जियोंग हुन ने अपनी एक माशुका यॉन ओक को दे दिया और अब स्योहा अपनी माँ की तरह MI होटल का नाम एक बार फिर सबकी जुबान पर देखना चाहता था। हालांकि उसके इस फैसले से उसके पिता बिल्कुल भी खुश नहीं थे, लेकिन स्योहा बचपन से जिद्दी था और जो वो ठान लेता उसे वो कर रहता। वही जियोम ये खबर सुनकर MI होटल में नौकरी के लिए अर्जी देने चली आती है। यहाँ वो दूसरी बार स्योहा से रूबरू होती है, लेकिन बस एक अजनबी की तरह। स्योहा पूल एरिया में जाकर अपने जिंदगी के वही पुराने लम्हे याद करने लगता है जहाँ पर उसकी माँ के साथ लाल ड्रेस में खड़ी जुआन हुआ करती थी। तभी जियोम उसके पास आकर वही सवाल करती है जो कुछ साल पहले जुआन ने किया था, क्या है इस पानी के अंदर? ये सुनकर स्योहा एकदम से चौंक जाता है, लेकिन जियोन को ये कहकर चला जाता है कि ये एक प्रतिबंधित एरिया है, बिना परमिशन की एंट्री अलाउड नहीं, अगली बार ऐसी गलती मत करना। अगली रोज होटल में आए अनगिनत जॉब रिज्यूमे में स्योहा के सेक्रेटरी दोयोन की नजर जियोन के पेपर पर पड़ती है। उसकी उम्दा क्वालिफिकेशन देखकर वो लोग दंग रह जाते हैं और तुरंत उसे ऑफिस बुला लेते हैं। यहाँ जियोम आकर स्योहा को पीछे से आवाज देती है, लेकिन वो अनसुना कर देता है और यहाँ हमें समझ आता है कि उस एक्सीडेंट की वजह से स्योहा को एक कान से कम सुनाई देने लगा था। दोनों के बीच काफी लंबी चौड़ी बातचीत होती है, जिसके बाद वो उसे कहता है कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन हमारे होटल में काम करने लायक नहीं, तुम इससे कई ज्यादा ऊपर हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकूंगा। ये नौकरी तुम्हारी उम्मीदों पर खड़ी नहीं उतरेगी। जियोम कहती है, ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम मुझे डेट कर लो, इससे तुम्हें समझ आएगा कि मैं किस लायक हूँ और तुम्हें मुझे समझने में आसानी भी होगी। ये सुनकर स्योहा हैरत में पड़ गया और ये बात वो अपने सेक्रेटरी दोयोन से बताता है। इसी दौरान उसके फोन पर चुआन की कॉल आई, लेकिन वो उसे नहीं उठाता। दरअसल चुआन और कोई नहीं बल्कि जोआन की छोटी बहन थी, जो शायद कहीं न कहीं उसे पसंद करती थी। अगली सुबह होटल में कुछ जरूरी काम के लिए जियोम बाहर मार्केट निकली थी। तभी उसे वहाँ पर स्योहा दिखाई देता है,
जो रास्ते में बजने वाली एक तेज आवाज से असहज महसूस कर रहा था। जियोम तुरंत उसका हाथ पकड़कर वहाँ से दूर लेकर आती है ताकि स्योहा ठीक महसूस करे। स्योहा उसे कहता है, तुमने इतना तेज भागना कहाँ से सीखा? जिस पर वो उसे बताती है कि मैं किसी जन्म में एक युद्ध के बीच में फंस गई थी, जहाँ लोग मरे पड़े थे और मौत का साया चारों तरफ मंडरा रहा था। खुद को बचाने के लिए मैं बहुत जोर से भागती हूँ और तब कहीं जाकर मेरी जान बचती है। ये सब जियोम के लिए तो सच था, लेकिन सोहा उसके बात पर यकीन नहीं करता और कहता है, तुम कहीं पागल वागल तो नहीं हो? तुम्हारा इलाज किस अस्पताल में चल रहा है? जियोम कुछ न कहकर उसे सीधा शादी के लिए प्रपोज करती है, जिसे सुनकर तो बेचारा स्योहा एकाएक घबरा गया। लेकिन फिर उसे याद आया कि बचपन में जोआन भी उसे कुछ इसी तरह बोली थी। जियोम चाहती थी कि वो अपना अतीत दोबारा से याद करे, लेकिन स्योहा उन सब चीजों से बाहर निकलना चाहता था, क्योंकि उसके लिए जोआन को भूलना नामुमकिन हो रहा था। खैर, इन सब के बावजूद भी जियोम को कई दिनों तक होटल से कॉल नहीं आता। इसके बाद वो एक दिन खुद ही सोहा से मिलने ऑफिस चली जाती है। तभी वो देखती है कि वहाँ एक और लड़की उसका इंतजार कर रही है, पर ये कोई और नहीं बल्कि उसकी पिछले जन्म की छोटी बहन जोआन है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है मानो वो सोहा से मिलने के लिए बेताब है। पर सोहा उसे मिलना ही नहीं चाहता और बाहर इंतजार करने को कहकर अपने ऑफिस में चला जाता है। यहाँ जियोम सोहा से कहती है, अगर तुम्हें मेरे लायक कोई नौकरी नहीं मिल रही तो तुम मुझे होटल में हाउसकीपर की छोटी सी नौकरी दे दो, मैं उसी में तसल्ली रख लूंगी। स्योहा फिर से उसकी बातों से हैरत है। वो समझ नहीं पा रहा है कि आखिर इतनी वेल एजुकेटेड लड़की इस होटल में काम करने के पीछे क्यों पड़ी है, जबकि यहाँ तो उसका कोई भविष्य ही नहीं। फिर जियोम उसे एक पिक्चर देती है जिसमें इस होटल में मौजूद भीड़ को साफ साफ दर्शाया गया है। ये देखकर सोहा उसकी इमेजिनेशन से काफी इम्प्रेस्ड होता है और ट्रायल पीरियड के लिए होटल में रख लेता है। लेकिन इसी दौरान उसे नीचे गैलरी में कुछ लोगों की शोर शराबे की आवाज आ रही है। जाकर देखा तो पता चला कि वह होटल की जनरल मैनेजर यान ओक का बेटा चान ह्यूक और उसके कुछ दोस्त हैं, जो इस होटल को अपनी बाप की जागीर समझ बैठे हैं। वो लोग वहाँ जियोम से बदतमीजी भी करने लगते हैं, जिस पर स्योहा उसे एक लात मार देता है। तभी वहाँ यान ओक आ जाती है और स्योहा को अपनी ऑफिस बुलाती है। यान ओक को देखकर जियोम को फौरन याद आ जाता है कि ये वही औरत है जिससे स्योहा के पिता का अफेयर चल रहा था। होटल की पहली मीटिंग में सभी को उनका काम थमा दिया गया सिवाय जियोम के, और जब उसने इसके लिए पूछा तो उसे बताया गया कि तुम्हारा आइडिया हमारे प्लानिंग से पूरी तरह अलग है, इसीलिए तुम बाकी लोगों के काम में उनकी मदद करो। ये सुनकर जियोम को थोड़ा बुरा लगता है कि उसके टैलेंट को दिखाने का मौका नहीं दिया गया, मगर फिर भी शांत रहकर वो कमरे से बाहर आ जाती है। बाहर उसे चोआन मिली, जो होटल के कुछ प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करके जियोम को उसके नाम पर सबमिट करने को कहती है। उधर स्योहा आज पुल के भीतर बैठकर सोचने लगता है कि आखिर ये जियोम कौन है, और फिर उसे एक लड़की जॉन वॉन का ख्याल आने लगता है, जिसने बचपन में उससे शादी करने के लिए कहा था, और भागकर अपने कमरे में जाकर एक स्कार्फ निकालकर तुरंत जियोम को उससे मिलने के लिए कहता है। जियोम को लगा कि शायद उसे सब कुछ याद आ गया, मगर वहां पहुंचकर सरप्राइज हो जाती है क्योंकि सोहा उसे वो स्कार्फ थमाकर कहता है, मैं जान गया तुम वही लड़की हो जो स्कूल जाते वक्त मेरा पीछा किया करती थी। ये सुनकर जियोम अपना माथा पीटते हुए कहती है, तुम थोड़ा सा और याद करो, तुम्हें कुछ और भी याद आएगा। जब तक नहीं कुछ याद आता तब तक मैं तुम्हें ऐसे ही मुझसे शादी करने को कहती रहूंगी। स्योहा हल्का सा मुस्कुराता है और अपने काम में वापस लग जाता है। वहीं हम यान ओक और स्योहा के पिता जियोंग हुन को कुछ बात करते हुए देखते हैं। इसी दौरान वो सेक्रेटरी दोयून को वहां बुलाकर निर्देश देते हैं कि सोहा के हर काम में उसकी मदद करे, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 2 साल बाद वो दूसरी जगह शिफ्ट हो चुका होगा। साथ ही साथ वो उसे एक लिफाफे में कुछ पैसे भी देता है, लेकिन दोयोन ये लेने से साफ साफ इनकार कर देता है। उधर स्योहा दोयोन को काफी देर से कॉल लगा रहा था, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा था। उसे कहीं जाने में देरी हो रही थी, मगर उसे गाड़ी चलाना नहीं आता, इसीलिए मजबूरन उसे जियोम को ड्राइविंग के लिए बुलाना पड़ा। जियोम तुरंत उसे पिक करने को आती है और एक सुनसान कब्रिस्तान लेकर गई, जहाँ पर आज वो किसी से मिलने आया था, और हाथों में फूलों का गुलदस्ता भी है। हैरानी की बात ये थी कि ये कब्र किसी और की नहीं बल्कि खुद जॉन वॉन की है, यानी जियोन के पिछले जन्म की। स्योहा कब्र पर फूल रखकर बच्चों की तरह रोने लगा, जिसे देखकर खुद जियोन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लगता था कि इतने जन्मों के बाद भी वो अपने ही दुखों से जूझ रही है, लेकिन आज उसे पता चला
कि कोई और भी उसके खातिर परेशान है। सुहा का दिल हल्का करने के लिए वो उसे एक चेरी ब्लॉसम पार्क के पास लेकर जाती है और पूछती है कि तुम्हें क्या पसंद है, जिस पर वो कहता है मुझे उम्र में बड़ी लड़कियां पसंद है। जियोम समझ जाती है कि वो किसकी बात कर रहा है और उसे कहती है कि मुझे भी लोग कहते हैं कि मैं उम्र से पहले ही समझदार हो चुकी हूँ, तो इससे तो मैं काफी बूढ़ी हुई। शाम को जियोम अपने ही मौत के दिन का जश्न मना रही थी। वो अपनी भतीजी यानी एक्योंग के साथ जाम लड़ाकर ये सोच रही थी कि आखिर उसने कितना कुछ अपने पीछे छोड़ दिया, न जाने कितनी चीजों का उसे मलाल है, और कुछ लोग जो उसके लिए आज भी परेशान हैं। क्या जिंदगी इसी का नाम है? इसी दौरान उसे ध्यान आता है कि आज स्योहा का जन्मदिन भी था और भरी बरसात में उसे मिलने के लिए उसके घर की तरफ निकल पड़ती है, इस बात से अनजान कि जब से जोनवॉन की मौत हुई है तब से उसने अपना जन्मदिन मनाना छोड़ दिया है। वो वहाँ जाकर उसे जन्मदिन पर बधाई देते हुए प्रपोज करती है और कहती है कि तुम मुझे बहुत पसंद हो। ये बात तुम आज याद रखना, क्योंकि आज तुम्हारा जन्मदिन है और आज कुछ खास है, और ये खास दिन तुम्हें तुम्हारी पुरानी सभी यादों को भुलाने में मदद करेगा। तभी वहाँ चोवान आती है, जिसे देखकर स्योहा जियोम से कहता है कि घर में कुछ गेस्ट आए हैं, इसीलिए मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। वहीं घर के अंदर चोवान जियोम के लिए केक लेकर आई थी और केक कट करने के लिए जबरदस्ती करती है, लेकिन स्योहा का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसीलिए वो उसे 3 मिनट के अंदर घर छोड़ने को कहता है। घर के बाहर चोवान की मुलाकात एक बार फिर जियोन से होती है और वो उसे अपना केक थमाकर कहती है, तुम अभी तक यहाँ से गई नहीं, लो ये केक रख लो, ये मेरे पिछले 4 घंटे की मेहनत है। जियोम मदद तो नहीं कर सकती, लेकिन उसे पूछती है कि क्या वो सुहा को पसंद करती है, जिस पर वो कहती है हाँ, अगर तुम उसका पीछा छोड़ दो तो वो जरूर मुझे पसंद कर लेगा। ये सच्चाई जानकर जियोम को काफी बुरा लगता है। वो सुहा को पसंद तो करती है, लेकिन अपनी छोटी बहन से उसका प्यार छीनना नहीं चाहती। उधर होटल में रेनोवेशन प्रोजेक्ट में काफी मुश्किलें आ रही थी, क्योंकि एमआई ग्रुप की फंडिंग रुक चुकी थी। उसके पिता शायद ज्यादा पैसे देने की मूड में बिल्कुल नहीं थे। ऐसे में स्योहा फंड रेज करने के लिए अपने अंकल सांग ह्यो की मदद लेता है, जिनकी वजह से थोड़ी बहुत पैसों का जुगाड़ भी हो जाता है। इसके बाद दोयॉन स्योहा को पिक करने के लिए होटल में आता है, जहां उसकी मुलाकात उसके पुराने दोस्त और इस समय दाइहुआन ग्रुप के वारिस जी सॉक से हो जाती है, जो इतने नशे में था कि उसे नीचा दिखाने लगता है। तभी वहाँ स्योहा आ जाता है और अच्छा खासा सबक सिखाता है। सुबह स्योहा होटल के पॉट के लिए नए फूल लेकर आया था, लेकिन जो फूल वो लेकर आया ठीक वैसा ही उससे पहले वहाँ कोई लगाकर जा चुका था। वो जीहुम से पूछता है क्या वो तुम थी, जिस पर वो कुछ भी नहीं कहती। उसके बाद कुछ और फ्लावर अपने टेबल पर देखता है और कहता है ये वही सारे फ्लावर है जो मुझे पसंद है। इसी दौरान वहाँ चोवान भी गुलदस्ते के साथ पहुँच जाती है, जिसे देखकर स्योहा एक बार फिर झुल्ला जाता है और अपनी सेक्रेटरी से कहता है आखिर ये यहाँ क्या कर रही है। और हमें मालूम पड़ता है कि होटल के रेनोवेशन में मिलने वाले टेंडर्स में एक टेंडर चोवान ने भी सबमिट किया है, ताकि वो दोनों एक साथ काम कर सके। ये जानकर स्योहा और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने सेक्रेटरी दोयॉन को काफी डांटता है। बाहर खड़ी जियोम ऑफिस का दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है ताकि उसकी बहन चोवान को बुरा न लगे, लेकिन तब तक वो अपने बारे में सब कुछ सुन चुकी होती है और रोते हुए होटल से बाहर चली जाती है। जियोम भी उसके पीछे पीछे आती है और उसे साथ में ड्रिंक ऑफर करती है, और फिर यहाँ वो एक दूसरे से काफी लंबी चौड़ी बातें करते हैं, जहाँ चोवान बताती है कि वो उसे पहली नजर में ही अपना बनाना चाहती थी, और फिर ये भी बताती है कि उसका एक छोटा भाई भी है जो अकाउंटिंग के साथ साथ काफी अच्छी ड्राइविंग भी करता है। चोवान जिस हिसाब से बता रही थी वो शख्स स्योहा से ज्यादा दोयॉन से मैच खा रहा था, और अंत में वो उसे पूछ बैठती है कि क्या वो दोयॉन से प्यार करती है, जिस पर चोवान हाँ में सर हिलाती है। और ये सुनकर जियोम न केवल राहत की सांस लेती है बल्कि अपनी बेवकूफी पर जोर जोर से हंसती भी है। इसके बाद नशे में धुत चोवान को जियोम उसके घर के आगे तक छोड़कर किनारे में छिप जाती है, क्योंकि उसे पिछले जन्म की माँ को भी देखना था। इतने में वहाँ चोवान की माँ आती है और उसे संभालती हुए कहती है कि अगर तुम्हें शराब ही पीना रहता है तो तुम किसी लड़के के साथ क्यों नहीं पीती, कम से कम वो तुम्हें संभाल तो लेगा। मैं कब तक तुम्हें ऐसे संभालूंगी, बताओ तुम शादी कब कर रही हो। ये सुनकर वो थोड़ी हंसती है और कहती है कि माँ अभी तक नहीं बदली। न जाने कैसे ये शब्द मिसेस वॉन के कानों में चले जाते हैं और वो फौरन सामने खड़े जियोन को एक ही नजर में निहार कर पहचान देती है कि वो उसी की बेटी है, और गले लगकर कहती है कि मुझे विश्वास था
तुम हम सबसे मिलने के लिए एक बार और जन्म लोगी। और फिर सीने से लगाकर रोने लगती है, जिससे उसका परिवार एक बार फिर से मिल जाता है। लेकिन काश ऐसा सच में हो पाता, क्योंकि ये सिर्फ एक ख्वाब था जो वह रास्ते पर चलते चलते देख रही थी। थोड़ी देर बाद जब ये ख्वाब टूटा तो उसका दिल भी टूट जाता है। इसी दौरान रास्ते में उसे स्योहा मिलता है। थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद वो साथ में नूडल्स खाने जाते हैं, जिसके बाद जियोम उसे टैक्सी दिलवाती है। मगर पूरे रास्ते उसके जहन में सिर्फ जियोम का ही ख्याल आ रहा था। ना जाने क्यों वो चाहकर भी उसे भुला नहीं पा रहा था, और इसी उलझन में अपने घर न जाकर सेक्रेटरी दोयान के पास पहुंच जाता है। दोयान के साथ उसका छोटा भाई दोजिन भी रहता है, जो कि MI होटल में मैनेजर का काम किया करता था। सोहा ना सिर्फ उसके घर में डिनर करता है, बल्कि वही अपने दोस्त के साथ सोने का फैसला करता है। सोने के दौरान वो दोआन को बताता है कि उसने चुआन के साथ कोलैबोरेशन करने का फैसला किया है, क्योंकि वो काफी काम की है। तभी दोआन उसे मजाकिया अंदाज में कहता है, कहीं वो जियोम से ज्यादा केपेबल तो नहीं। जियोम का जिक्र होते ही स्योहा दूसरी तरफ करवट लेकर बात को वही खत्म कर देता है और सोने की एक्टिंग करने लगा। लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती, क्योंकि उसकी नींद तो जियोम ने छीन रखी थी। वहीं दूसरी तरफ जियोम मेट्रो स्टेशन से उतरकर अपने घर की तरफ जा रही होती है। तभी उसके सामने सूट बूट पहनकर एक शख्स बगल से निकलता है। लेकिन जैसे ही वो जियोम को देखता है वहीं रुक जाता है, मानो वो उसे पहचानता हो, और उसे शक की नजरों से देखने लगता है। जियोम को भी कुछ ऐसा ही एहसास होता है, लेकिन वो अपने कदम नहीं रोकती और सीधा एक्योंग के घर पहुंचती है, जहां दोनों अपने दिन भर की थकान मिटाने के लिए दो दो पैक मारना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान वो अपनी भतीजी यानी एक्योंग को बताती है कि वो स्योहा के साथ रहना चाहती है, लेकिन जोआन के रूप में नहीं, बल्कि जियोन बनकर। उधर हम अब इस रहस्यमय सूट बूट पहने आदमी को देखते हैं, जिसके हाथ में एक धूल खाई मिट्टी से लटपट पुराना संदूक होता है, जिसके अंदर एक अजीब पासे की छड़ी होती है, जो कि पूजा पाठ करने वाले तांत्रिकों के काम आया करती है। लेकिन ये शख्स इसका क्या करने वाला है? कहीं इसका संबंध जियोम से तो नहीं जुड़ा हुआ? अगली रोज जियोम सोहा के साथ चुआन से मिलने आती है। तभी चुआन को बीती रात की बात याद आ जाती है कि आखिर कैसे जियोम ने उसे नशे की हालत में घर पहुंचाया था। ऐसा उसकी बड़ी बहन क्या करती थी, और कहीं न कहीं उसे जियोम में अपनी बड़ी बहन नजर आ रही थी। वो उसे पूछने लगती है कि हम कहीं पहले मिल चुके हैं। ये सुनकर वो थोड़ी हड़बड़ा जाती है और गलती से उसके हाथ से एक बियर गिर जाती है, जिससे वहाँ पर दुआन और सोहा भी आ जाते हैं। अपने करीब दुआन को पाकर चुआन खिलखिला जाती है और उसे अपने साथ ब्लाइंड डेट पर चलने को कहती है। ऐसा लगता है जैसे दुआन भी उसकी इस बात से सहमत है, लेकिन फिर न जाने क्यों उसे मना कर देता है। वहीं बाहर जियोम सोहा को आखिरी मौका देते हुए कहती है, अब मैं सिर्फ तुम्हें 3 बार और अपने प्यार का इजहार करूंगी। अगर तुम नहीं माने तो फिर मैं कभी इसके बाद तुमसे कुछ नहीं कहूंगी। बेचारा स्योहा भारी दुविधा में फंस जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं उसके दिल में जियोम को लेकर जगह तो थी, लेकिन वो अपने बचपन के प्यार जोआन को चाह कर भी नहीं भुला पा रहा था। अगली सुबह होटल में दाखिल होते ही जियोम के नालायक भाई डोंगवो का फोन आ जाता है और उसे बिना किसी वजह के हमेशा की तरह पैसे की मांग करता है। मगर जियोम उसका कोई जवाब न देकर शांति से फोन काट देती है। वहीं ये सुबह सोहा के लिए भी कुछ खास नहीं थी, क्योंकि जैसे ही वो होटल के अंदर दाखिल हुआ उसके सामने डायरेक्टर यॉन ओक का बेटा चान ह्यूक पड़ जाता है और उल्टी सीधी बातें करने लगता है, जिससे गुस्से में आकर वो उसे होटल से बाहर निकलवा देता है। जब ये बात यॉन ओक को पता चलती है तो वो स्योहा को अपने ऑफिस में बुलाकर काफी बुरा भला कहने लगती है, जिससे स्योहा को खूब गुस्सा आ जाता है और वो दोयान से कहकर होटल के पिछले सालों के रिकॉर्ड्स निकालने को कहता है, क्योंकि वो देखना चाहता है कि आखिर ये औरत पिछले 3 सालों से यहाँ क्या कर रही है। शाम को घर जाते वक्त सोहा को बीच रोड पर जियोम किसी से भागते हुए नजर आती है। स्योहा उसके पीछे पीछे जाता है तो मालूम पड़ा कि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका भाई डोंगवू है, जो उसे पैसे मांगने के लिए लड़ाई कर रहा था। तभी स्योहा वहां आकर डोंगवू को रोकने की कोशिश करता है, मगर वो उल्टा उसी पर हाथ उठा देता है, जिससे गुस्से में आकर जियोम डोंगवू को एक लात मारकर वहां से भगा देती है और फिर बड़े ही प्यार भरे अंदाज में कहती है, मुझे लगता है कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, लेकिन शायद लोग मेरी फिक्र करने लगे हैं, तभी तो आज मेरे लिए लड़ने के लिए यहाँ तक आ गए। जवाब में सोहा कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं, जिस पर जियोम उसे ड्रिंक के लिए ऑफर करती है और दोनों एक छोटे से बार में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सोहा के पिता जियोंग हू दुआन से अपने बेटे की सारी खबर लेते हैं और कहते हैं,
तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ सोहा को होटल और जियोम से दूर रखना है। शायद उन्हें भी जियोम के बारे में पता लग गया था, लेकिन उनकी ऐसी क्या दुश्मनी ये कोई नहीं जानता। उधर जियोम और सोहा और करीब आ रहे थे। ज्यादा पी लेने की वजह से जियोम उसके लिए टैक्सी बुक करती है, लेकिन रात बहुत अधिक हो गई थी, जिसके चलते कोई भी टैक्सी वाला नहीं दिख रहा था। तभी जियोम के दिमाग में ख्याल आता है और वो सामने पड़ी हाथ गाड़ी में बैठाकर सोहा को छोड़ने उसके घर निकल जाती है। और यहीं पर उसे अपनी पिछले जन्म की बात याद आती है, जहाँ पर वो एक मजबूत हट्टी कट्टी नौजवान हुआ करती थी और ऐसे ही हाथ गाड़ी के सहारे लोगों को ढोया करती थी। जियोम इन ख्यालों में इतना डूब जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि पीछे लेटा सोहा धीरे धीरे नीचे खिसक रहा था और अंत में एक जगह आकर नीचे गिर जाता है। अब कोई भी चारा ना बचने पर जियोम चुआन को वहां बुलाती है और उसे गाड़ी के आगे वाली सीट में बैठाकर खुद पीछे बैठ जाती है। चुआन समझ नहीं पाती कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। उसे लगा कि वो लोग अच्छे दोस्त हैं तो साथ ही बैठेंगे, पर शायद जियोम वो गलती दोबारा नहीं करना चाहती जो उसने पिछले जन्म में की थी। वो दोनों उसे कमरे में लेटाते हैं, पर तभी सोहा के जहन में वो हादसा फिर से दस्तक देता है और अचानक जियोम का हाथ पकड़कर उसे वहां से जाने के लिए मना करता है। आधी नींद में उसे ऐसा लग रहा था कि उसके सामने जियोम नहीं बल्कि जोआन है, जिसे अब वो अपने सामने से किसी भी कीमत पर ओझल नहीं होने देना चाहता। ये देखकर जियोम काफी भावुक हो जाती है। वहीं उसकी बहन जोआन बाहर जाकर रोने लगती है। उसे लगता था कि उसकी बहन की मौत के जिम्मेदार सोहा ही है, मगर आज उसे एहसास हुआ कि वो शख्स खुद भी उस घटना को अभी तक भुला नहीं पाया है, जो आए दिन सदमे के रूप में उसके जख्म तरोताजा किया करती है। कमरे में जियोम सोहा के पास ही बैठी रहती है। तभी उसकी नजर उस बॉक्स पर जाती है जिसे उसने अपने पिछले जन्म में सोहा को गिफ्ट किया था। सोहा ने उसे अभी तक संभाल कर रखा था। वही रात में जियोम को एक सपना आता है और पासे की छड़ी दोबारा से दिखाई देती है। उस पर कोई चाकू से वार भी करता है और इससे उसकी नींद खुल जाती है। कई दिनों बाद उसे ऐसा भयानक सपना आया था, लेकिन जब भी वो वैसे सपने देखती है एक्योंग की तबीयत खराब हो जाती है। उधर रात में सोहा की अचानक दरवाजे पर बजती घंटी की वजह से नींद खुल जाती है और उसे सामने जियोम दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो वो लड़की जियोम की जगह जोआन के रूप में अंदर आने लगती है। उसका पूरा शरीर खराब था, हर तरफ खून निकल रहा था। ऐसा भयानक रूप देखकर सोहा डर जाता है, जिससे कभी उसे जोआन दिखाई देती है तो कभी उसकी जगह जियोम। बेचारा इतना कंफ्यूज हो जाता है कि उसका सिर दर्द होने लगता है और वो अपना माथा पकड़कर जोर जोर से दबाने लगता है। लेकिन तभी उसकी नींद खुल जाती है और मालूम पड़ता है कि ये सिर्फ एक भयानक सपना था। अगली सुबह जब जियोम ऑफिस जाने के लिए जल्दी जल्दी में रोड क्रॉस कर रही थी, तभी उसके बगल से एक अनजान चेहरा निकलता है। कहीं ना कहीं वो उसे पहचान रही थी। फिर वो लड़की उसके बगल में आकर खड़ी हो जाती है और अचानक से उसे जोआन कहती है, जिसे सुनकर जियोम दंग रह जाती है और उसे लगता है कि ये उसी की तरह कोई पिछले कई जन्मों से भटक रही लड़की होगी। लेकिन ये लड़की अब कौन है और जोआन को कैसे जानती है? ये बात कुछ हैरत अंगेज राज से पर्दा उठाने वाला है, जिसका जवाब आपको हमारी इस वीडियो के अगले पार्ट में मिलेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अब तक आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, तो मैं यहाँ पर आप सभी से अलविदा लेती हूँ। जल्द मिलूंगी कहानी के अगले हिस्से के साथ।